नमस्कार, प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ आज फिर हैं गौरव प्रधान जी। गौरव जी, बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार आप। नमस्कार, नमस्कार, प्रणाम सभी को। सर, गौरव जी, 2 विषय आज लेके आया हूँ, दोनों का मतलब अमेरिका से है। अमेरिका से हमारे पास एक मेहमान आया है जिसको गला खींच के, कॉलर पकड़ के लेके आया गया है। मैं तहर्रुब राना की बात कर रहा हूँ और उसी के साथ चीन को छोड़ के बाकी देशों, जिसमें हम भी शामिल हैं, ट्रम्प चचा ने अपने टैरिफ वाला डंडा जो है 90 दिनों के लिए टाल दिया है। लेकिन चीन और हांगकांग इन पर पहले 125 और फिर उन्होंने कहा कि नहीं साहब 125 पे मजा नहीं आया, 20 और जो पहले से चला रहा था यानी 145% टैरिफ। अब सीधे सीधे जंग दिखाई दे रही है अमेरिका और चाइना के बीच में। बाकी अलग, ट्रंप ने कहा कि 75 कंट्रीज 75 कंट्रीज ने उनसे नेगोशिएशन की बातचीत की है, इंक्लूडिंग भारत। भारत की तरफ से पीयूष गोयल साहब ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। जो जो बीच बीच में संकेत आ रहा है, पिछले वीडियो में भी आपसे जो बात हुई थी उस तरफ जो आपने संकेत दिया था, ठीक वही होता हुआ हम देख भी रहे हैं। भारत के लिए अवसर ही अवसर सामने आते जाते दिखाई दे रहा है। सबसे पहले 90 दिन के बाद क्या होगा और भारत के लिए क्या होगा, उसी के साथ साथ चीन और अमेरिका के बीच ये टैरिफ लड़ाई कब तक चलेगी। हम तो यही चाहेंगे कि लगातार चलती रहे। पहला ये दृष्टिकोण, फिर हम आएंगे राणा के प्रत्यार्पण पर। गौरव जी। अवनीश भाई, पिछले वीडियो में जो भी बात बोली थी वो लगभग पूरी तरह से सही साबित हुई है। ठीक है, अब मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ, कोई किसी तरह का हाथ नहीं देखता किसी का, और ना मेरी ट्रम्प को जानता हूँ, ना मैं मोदी को जानता हूँ। वो तो बात छोड़ दीजिए, मैं उनके उनके दफ्तरों के चौकीदार जो गेट कीपर होते हैं उन तक को नहीं जानता। यानी मैं कोई इनसाइड इन्फो आपको नहीं दे रहा, मैं अपने दिमाग से जो सोचा है वो। मैंने एक बात आपको पिछली बार भी बोली थी कि इंसान को तब जज करना चाहिए, कोई भी हो, चाहे बिजनेस पर्सन हो, चाहे मैं भी क्यों ना हूं, या ट्रम्प भी क्यों ना हो, मोदी क्यों ना हो, जब वो व्यक्ति लाइमलाइट में नहीं होता है तब उसकी कार्यशैली कैसी थी, तब उसने क्या कहा था, क्या कार्य करा था, क्योंकि उससे निर्धारित ये होता है कि व्यक्ति का चरित्र क्या है। और मैंने हमेशा अपने बात में, खैर मेरे कैरियर में भी और वैसे भी उसके बाद भी सोशल मीडिया में, मैं हमेशा चरित्र की बात करता हूँ। ओफ्रा का एक शो हुआ था 1988 में, जो कि लगभग 37 साल पहले, और उस शो में भी ट्रम्प ने यही बात बोली थी कि सब लोग आके अमेरिका में सामान बेच देते हैं, कुवैत का सबसे गरीब आदमी भी राजा की तरह रहता है, और हमारे साथ रेवेन्यू तेल बेच देते हैं लेकिन रेवेन्यू शेयर नहीं करते हैं। उन्होंने उस समय चीन उतना ज़्यादा नहीं था बाजार में, लेकिन जापान ज़्यादा था, तो उन्होंने जापान की बात करी थी, उन्होंने जापान की कार की बात करी थी, वीसीआर की बात करी थी, और बहुत सारी चीज़ों की बात करी थी कि उनको मैं एलाइज बनाता हूँ। दुश्मनों से तो मैं बात कर ही लेता हूँ, लेकिन मैं एलाइज बनाता हूँ ताकि विन विन सिचुएशन रहे। और उस समय उन्होंने ये जब बात बोली थी तो कि पॉलिटिकल बात नहीं थी, क्योंकि बड़ा साफ तौर पे उन्होंने बोला था, राजनीति में मैं नहीं आ रहा, राजनीति मेरा एरिया नहीं है, मैं राजनीति में नहीं आ रहा, मैं एक बिजनेसमैन की तरह बात कर रहा हूँ। तब 37 साल पहले जो ट्रम्प ने बोला और उसके बाद आज जो ट्रम्प बोल रहे हैं, क्या उसमें कोई फर्क है? हाँ, बोलने के तरीके अलग होते हैं, बोलने की टोन अलग होती है। हम लोग थोड़े ज़्यादा सधे हुए हैं। हम लोग का मतलब है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ नरेंद्र मोदी की। हम लोग सधे हुए लोग हैं, समझदार थोड़े ज़्यादा हैं, व्यक्ति का ब्लंट नहीं बोलते, जैसे बोलना चाहिए ब्लंट नहीं बोलते।
अब अमेरिकन हैं, बिग बुल हैं, वाइट स्किन है, ब्लंट बोलने की उनकी खानदानी आदत है, डीएनए में ही है। तो उस ब्लंटनेस को ट्रम्प के अगर चरित्र से एक बार को निकाल दिया जाए तो आपको ट्रम्प का असली चरित्र दिखाई देगा। इस इंटरव्यू के कई साल बाद ट्रम्प ने एक बुक लिखी थी। अगर आप लोग पढ़ने के शौकीन हैं तो पढ़िएगा जरूर। द आर्ट ऑफ मेकिंग डील। यानी ये बंदा डील कैसे करी जाती है, नेगोशिएशन कैसे करे जाते हैं, टेबल पे कैसे लाया जाता है, उस चीज की बात विस्तार से इन्होंने अपनी किताब में लिखी थी। क्या ट्रम्प आज कोई भी चीज ऐसी कर रहे हैं जो पहले नहीं थी? वही कर रहे हैं ना जो पहले थी। आज ताकत है तो वो बोलने की जगह करके दिखा रहे हैं। तीसरी बात, अगर जैसे पिछले वीडियो में भी हमने बात करी थी, अगर आपने ट्रम्प का शो देखा हो, द अप्रेंटिस शो, तो उसमें आपने देखा होगा कि ट्रम्प किस तरह से डील निगोशिएशन करते हैं और केस स्टडी देते हैं कैंडिडेट्स को, और वो कैंडिडेट्स केस स्टडी करने के बाद किस तरह से निगोशिएशन करते हैं ट्रम्प के सुपरविजन में, और ट्रम्प को उसमें से एक दो बंदे को ट्रम्प सेलेक्ट करते हैं और ट्रम्प कॉर्पोरेशन में उसको जॉब देते हैं। ये तीन चीजें मूल रूप से तब की हैं जब ट्रम्प का राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं था। ट्रम्प राजनीति से कोसों दूर थे। ट्रम्प कोई भी बात ये सोच के नहीं कर रहे थे कि मुझे कल राजनीति में आना है और लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। यही तो व्यक्ति का चरित्र होता है। अब आप नरेंद्र मोदी पे अगर आ जाइए तो नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री नॉमिनेशन से पहले ही रजत शर्मा का जो शो आता है अदालत जैसा कुछ, उसमें बोला था कि हम 125 करोड़ देशवासी हैं, दुनिया पे प्रेशर तो हम पैदा करेंगे, हम पे कौन करेगा। मतलब हमारा 125 करोड़ का बाजार है और 125 करोड़ का जिसका बाजार होता है वो ही रूल करता है। क्या नरेंद्र मोदी के उस वक्तव्य में और आज नरेंद्र मोदी की कार्यशैली में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। 2011 में नरेंद्र मोदी ने ये राणा को लाने की बात कही थी कि कुछ भी हो जाए राणा को हम लेके आएंगे। 2025 में समय लगा लेकिन राणा आया। क्या नरेंद्र मोदी अपनी बात से पलट गए? क्या नरेंद्र मोदी ने कुछ नया करा? क्या नरेंद्र मोदी ने वही काम करा ना जो वो स्टैंड करते हैं? तो ऐसे व्यक्तियों के चरित्र बिल्कुल साफ होते हैं, मकसद बिल्कुल, इनकी क्लैरिटी बिल्कुल साफ होती है। देखो, मीडिया हाइप, मैंने हमेशा कहा है कि मीडिया की बातों पे मैं विश्वास नहीं करता, चाहे अमेरिकन मीडिया हो चाहे भारतीय मीडिया हो। खैर, भारतीय मीडिया को मीडिया कहना अपने आप में एक मजाक है, क्योंकि यहाँ मीडिया तो कुछ है ही नहीं, यहाँ केवल टीआरपी शो होते हैं। लेकिन मीडिया ना देखो और मेरी बात भी मत मानो। मैंने जो 3 बिंदु बताए हैं वो 3 बिंदु गूगल पे रिसर्च कर लो या मेरे टेलीग्राम चैनल पे रिसर्च कर लो, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। क्या इन 2 व्यक्तियों के चरित्र अलग हैं? यही बेसिस होता है मेरे एनालिसिस का, और यही एनालिसिस के बेसिस पे मैंने जो पिछले वीडियो में ट्रम्प के बारे में बात कही थी, वो यही एनालिसिस था, यही फंडामेंटल पॉइंट थे, यही रूट कॉज थे, जिससे मैंने आगे क्या होगा वो डिफाइन करा था। अब ट्रेड वॉर या इंपोर्ट टैक्स वॉर या टैरिफ वॉर, जो भी आप बोलना चाहें, ये अब एक ईगो वॉर में आ चुकी है। ट्रम्प ने ना केवल चाइना को काटा है, ट्रम्प ने हर चाइना की सप्लाई चेन को काटा है जहां से अमेरिका को नुकसान हो रहा है। ठीक है, अब एक यहाँ आर्गुमेंटिव पॉइंट हो सकता है कि भाई अमेरिका बनाएगा क्या, क्योंकि अमेरिका तो वैसे ही बर्गर और पेप्सी पी के मोटे हो गए हैं, लेजी नंबर 1, काम करना चाहते नहीं है, रूल करना चाहते हैं।
लेकिन यंग जनरेशन तो है। आज ट्रम्प यूनिवर्सिटीज को अब अपने कंट्रोल में, देखिए अमेरिका पिछले 40 साल में, या बोले 37 साल में, 40 साल में, अमेरिका इतना ज्यादा इंटॉक्सिकेटेड हो गया था वॉर बेस्ड पॉलिटिक्स पे कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ से ध्यान हट गया। आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। आप एक बड़े से घर में रहते हैं जिसमें कई मेंबर हैं घर के, घर में पार्टी चल रही है और आप लोग इतने पार्टी में धुत हैं कि पार्टी के बाद पार्टी करते हैं, सो जाते हैं, पार्टी करते हैं, सो जाते हैं, उठते ही नहीं है। तो एक दिन घर के बुजुर्ग ने देखा, जो बचपन से वो भी पार्टी में बिजी था, लेकिन उसके दिल में एक कीड़ा था, और जब वो बुजुर्ग हो गया उसने कहा, यार ये क्या हो रहा है, हम केवल पार्टी कर रहे हैं, हमारे यहाँ की रसोई बंद हो चुकी है, हम अपने आप कुछ बना नहीं रहे हैं, सारे वेंडर आके हमें जो चाहते हैं वो सप्लाई कर देते हैं, हम खरीद लेते हैं क्योंकि हमें वो सस्ता मिलता है, इससे हमारी स्वास्थ्य खराब हो रहा है, लोगों के पास काम खराब नहीं हो रहा है, एक दिन तो हमारी पार्टियां बंद होंगी, फिर ये लोग कहाँ जाएंगे। तो उसने वेंडरों से कहा कि भाई देखो, सप्लाई करने को हम मना नहीं कर रहे हैं, आप सप्लाई करो जो भी चीजें ला रहे हो, लेकिन आप एक टैक्स दो। तो जी वेंडर खड़े हो गए कि हम क्यों टैक्स दें भाई, ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। भाई साहब, किसी के घर में सप्लाई करने का जन्म सिद्ध अधिकार आपका कब से हो गया? भारत भी अपने यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग, अपने यहाँ की कंपनियां बचाने के लिए उनका, अगर आज भारत चाइना को अलाउ कर दे जीरो टैरिफ पे सामान बेचने के लिए, आपकी सारी मैन्युफैक्चरिंग ठप हो जाएगी। और ये हुआ है 2014 से पहले, हमारी मैन्युफैक्चरिंग ठप हो गई थी। झालर, गणेश जी, राखियां, होली की पिचकारी, रंग इत्यादि इत्यादि इत्यादि, दिवाली के दिए सब बाहर से आते थे। हमारे पास कुम्हारों के लिए काम नहीं था, हमारे पास स्कल्पचरों के लिए काम नहीं था, हमारे पास बिजली का काम नहीं था। माल हम मंगाते थे, व्हाइट लेबल लगाते थे और बाजार में बेच देते थे। इससे क्या, ट्रेडर तो पैसा कमा रहा था, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग से केवल ओनर नहीं पैसे कमाता है, उसके नीचे जो सैकड़ों नौकरियां होती है, नौकरियों की जो डायरेक्ट नौकरियां होती हैं और जो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होता है। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हो गया, आपकी चाय की दुकान होगी, आपकी पकौड़े की दुकान होगी, आपकी रेस्टोरेंट की दुकान होगी, कंपनी के बाद कैब सर्विस हो गई, टैक्सी सर्विस हो गई, ऑटो सर्विस हो गई, बस सर्विस हो गई, 50 तरह की और चीजें होती हैं। तो वो सब ठप हो रही थी ना। और आप क्या कर रहे थे 2014 से पहले? आपके पास ढिंडोरा पीटने के लिए केवल एक चीज थी, आईटी कंपनी। आईटी कंपनी के अलावा आपके पास कुछ नहीं था। बता दीजिए आप कहां थे? आपने तो खुली छूट दे रखी थी चाइना को। नरेंद्र मोदी ने आया, बोले भाई हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, इसलिए इन चीजों पे ड्यूटी लगेगी। उसने ड्यूटी लगाई और ड्यूटी लगाने का नतीजा ये हुआ कि आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बढ़नी शुरू हो गई। जरा गारमेंट मैन्युफैक्चर वालों से पूछो आप, सबकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ठप हो गई थी। क्यों? आप फ्री में माल बांग्लादेश से मंगा रहे थे, वियतनाम से मंगा रहे थे, चाइना से। अच्छा, सप्लाई कौन कर रहा था? चाइना। तो हर देश के राष्ट्रपति को, हर देश के हेड ऑफ स्टेट को की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने देश के नागरिकों को कामकाज उपलब्ध कराना, बिजनेस उपलब्ध कराना, बिजनेसमैन को बिजनेस उपलब्ध कराना, बेचने के लिए बाजार तैयार करना। ये उस राष्ट्र अध्यक्ष की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो। तो ट्रम्प जो कर रहा है वो कहाँ गलत कर रहा है? जी। और ये वही कर रहा है, कर रहे हैं, कर रहा है गलत शब्द है, ये वही कर रहे हैं जो उन्होंने हमेशा से उनके मन में था, जो दर्द उनके मन में था कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ गई। जापान, ठीक है, 1988 में चाइना का नामो निशान ज्यादा नहीं था,
जापान ज़्यादा था। ठीक है, तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला था कि सारी चीज़ें तो जापान ला रहा है, तो हम कहाँ हैं? आप लाइए, हमें मना नहीं है, लेकिन हमारा फेयर शेयर होना चाहिए उसमें। और ये कहाँ की गलत बात है, बता दीजिए आप। तो आप देखिए, आप ट्रम्प को गाली दीजिए, आप ट्रम्प के मीम्स बनाइए, आप ट्रम्प के कुछ भी कीजिए, मैं उन चीज़ों को नहीं देखता हूँ। स्लिप ऑफ टंग हर नेता से होती है, ट्रम्प से भी होती है। अब ट्रम्प ने एक स्टेटमेंट दिया, किक माई एस, किस माई एस। ठीक है, नॉर्मल है अमेरिका में, कौन सी बड़ी बात है? नॉर्मल बच्चे बच्चे सब बोलते हैं कि किस माई एस, कौन से बड़ा, फक यू सब बोलते हैं। ये तो नॉर्मल कल्चर में आ गया। अब जी हमारे वेस्टर्न में हम आम भाषा में बोलते हैं चुतिया, तो इसका मतलब जी ये थोड़ी ना कि हमारी टोन गलत है या हमारी भाषा गलत हो गई। बिल्कुल। और एक चीज़ और भी, ये जो भी मीम्स बनाए गए हैं, चाहे अमेरिका के ट्रम्प का मज़ाक उड़ाया जा रहा है, ये अगर आप देखें तो इस देश का विपक्ष और उसका इकोसिस्टम वही कर रहा है। कम से कम जो राष्ट्रवादी खेमा है, उसकी तरफ से नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो आपने आइडिया दिया था पिछली वीडियो में, उसके हिसाब से चीज़ें हर घंटे होते हुए दिखाई दे रही हैं। जैसे 90 दिन के लिए स्थगित कर देना, सिर्फ भारत के लिए नहीं, बाकियों के लिए भी। और जो एक अंडरस्टैंडिंग कम से कम ट्रम्प और मोदी, और आपने एक बात कही कि व्यक्ति जब लाइमलाइट में ना हो तब उसका कैरेक्टर आप देखिए, और यहाँ पर एक रूपता, एक सिंगल लाइन ट्रम्प के भी नेचर में दिखाई देती है, उनके कैरेक्टर में भी दिखाई देती है, और नरेंद्र मोदी के देखिए भी भारतीय कैरेक्टर में दिखाई विपक्ष, देती है। मैं अब यहाँ ये देखिए जानना चाहूंगा कि एक तरफ 145, हाँ जी, देखिए भारतीय विपक्ष की तो बात ही ना कीजिए, क्योंकि जैसे मैंने कई बार कहा, भारत में विपक्ष नहीं है। मैं उनकी बात ही नहीं भारत कर रहा हूँ, भारत मैं में दूसरी तरफ एक गुंडा मवाली का गैंग पैदा हो गया, जिसको हर अच्छी चीज को बुरा कहना है। हर उसका एक ही रूल है कि चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, हमें केवल बुरा ही बोलना है। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक बात है, और वो इसीलिए वो राणा को भी जाके सपोर्ट कर देंगे क्योंकि मोदी लेके आया है। कर वो रहे हैं सर। ट्रम्प को गालियां देंगे क्योंकि मोदी ने हाथ मिलाया है। वो काम उल्टा करेंगे। और भारत के विपक्ष का, भारत के बारे में, मेरे को आप पिछले 10-11 साल में एक एपिसोड बता दीजिए पार्लियामेंट का जहां विपक्ष ने कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करा। एक भी नहीं है भाई। अटल जी के कांग्रेस के टाइम में, जब अटल जी विपक्ष में थे, तो और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, तो एक नहीं सैकड़ों ऐसे अपॉर्चुनिटी थे जब विपक्ष कांग्रेस के साथ खड़ा होके और राष्ट्र हित की बात करी, कांग्रेस का साथ दिया। यहां अगर आप 370 हटा देंगे तो ये विपक्ष बोलेगा क्यों हटाओ। अगर आप वक्फ बिल को संशोधन कर देंगे ताकि गरीब मुसलमानों को भी उसका फायदा मिले, उसका मूल आधार पे हो, और लैंड ग्रैबर से वक्फ बोर्ड मुक्त हो जाए, तो आप वक्फ बोर्ड को वापस लाने। अब कांग्रेस आज की डेट में 370, क्या 370 हटाना भारत के हित में नहीं है? लेकिन आप 370 के विरोध पक्ष में कोर्ट में गए। क्या ट्रिपल तलाक हटाना मुसलमान महिलाओं के लिए अच्छा कदम नहीं था? लेकिन आप उसके लिए कोर्ट में गए। भारतीय लोगों को, माइनॉरिटीज को, जो विपक्ष विदेश में माइनॉरिटीज हैं, एक तय मुष्ट सीमा में जो भारत आ चुके हैं, उनको भारत की नागरिकता देने के लिए आप सीए कानून लाते हैं। आप उसके लिए कोर्ट में गए, आप एनआरसी के लिए कोर्ट में गए, आप राणा के लिए कोर्ट में गए, आप वो कौन था वो लंगूर जिसने पार्लियामेंट पे अटैक करा था, आप उसके लिए कोर्ट में गए। अब आप राणा के लिए कोर्ट में जा रहे हो, आप कसाब के लिए भी कोर्ट में गए थे। तो भारतीय जो विपक्ष है, वो विपक्ष की भूमिका निभा कहाँ रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल, और इसीलिए मैं विपक्ष की बात ही नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनका तो आजन्म है, उनके घर में तो आटा खत्म हो जाए तो मोदी जिम्मेदार, उनके घर की मतलब बहू अपने मायके चले जाए तो मोदी जिम्मेदार। मैं उस विपक्ष को तो अब एड्रेस करना ही बेकार है। मैं इस टैरिफ वॉर पे जो चाइना के साथ चल रहा है, देखिए चाइना के साथ जितने ज़्यादा दिन चलेगा,
हमें उसका फायदा है, ये हम भारतीयों को समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये 90 दिन की जो एक मियाद है, 90 दिन के हमारे बाद भारत और अमेरिका के बीच का टैरिफ कहाँ खड़ा होगा? इसको गौरव प्रधान जी कैसे देखते हैं? हमारे एक मित्र हैं, ये जो मिक्सर ब्लेंडर आता है ना, जो हमारे किचन में इस्तेमाल होता है, वो बनाते हैं। उनके पास अभी अमेरिका से क्वेरी आई है, क्या आप हमें 2 लाख मिक्सर ग्राइंडर सप्लाई कर सकते हैं? तो देखिए, वहाँ का और बड़ा अच्छा टाइम टैरिफ इंट्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था, ये जो पीरियड होता है अप्रैल, मई, जून, 3 महीने, इसमें मैक्सिमम बुकिंग होती है क्रिसमस की। शॉपिंग सीजन जो होता है अमेरिका में या यूरोप में, वो क्रिसमस सीजन होता है। ठीक है, क्रिसमस होता है, उसकी बुकिंग होती है अप्रैल मई में। अब 90 दिन क्या है? आ गई बात समझ में? जून, जुलाई, अगस्त? नहीं, अप्रैल, मई, जून। ओके। डील आप इसमें क्लोज कर दो। जो आप डील इसमें क्लोज करोगे उस पर टैरिफ थोड़ी ना लगेगा। और 90 दिन के बाद और भी एक्सटेंड हो सकते हैं, या शायद 10% टैरिफ कर जाए। ये ट्रम्प का एक छत्र अधिकार है, वो लगा सकते हैं और उनको लगाना भी चाहिए। भाई, अगर मैं भारत का, मान लीजिए भारत मेरे हाथों में है और मुझे भारत के लोगों को नौकरियां देनी है, भारत के व्यवसाय को बचाना है, तो मैं हर वो डंपिंग प्रोडक्ट पे ड्यूटी लगाऊंगा जिससे मेरी बिल्कुल, मैन्युफैक्चरिंग बढ़े। ट्रम्प बिल्कुल, भी जानते इसीलिए मैंने चीन की बात ही नहीं की। मैं तो सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ कि इन ट्रम्प 90 दिनों में हमें कितना फ़ायदा हो जाएगा और इन 90 दिनों के बाद हमारी स्थिति अनुकूल होने जा रही है। ट्रम्प जानते हैं अमेरिका की सप्लाई चेन नहीं है। ट्रम्प हुँ, जानते हैं कि अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। हमारी डिपेंडेंसी बहुत बड़ा, जो इंसान 1988 में जो बात कर रहा है वही बात आज कर रहा है, वो इंसान मूर्ख नहीं है, वो बहुत फोकस्ड है। उसको अपने यहाँ की वीकनेसेस पता है, लेकिन एक्सप्लॉइटेशन को, अब आप मान लीजिए मैं कुछ काम करता हूँ कि भाई मेरा आपसे मित्रता है, आपको मैं करना चाहता हूँ, लेकिन जनता को ये ना लगे कि मैं आपको फेवर कर रहा हूँ। मैं एक ग्लोबल बात करता हूँ, पीछे हम दोनों बात करते थे, मेरा टारगेट चाइना को ठोकने का था, मैंने चाइना को ठोक दिया। अब फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि आज चाइना इंडिया से कह रहा है भाई हाथ मिला ले, साथ में मिलके काम करते हैं ट्रम्प के अगेंस्ट। चाइना को लगता है इंडिया मूर्ख है, वो भूल गया, चाइना ये भूल गया कि इंडिया राहुल गांधी और मनमोहन सिंह नहीं चला रहे, इंडिया नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, ठेठ गुजराती जिनकी नस नस में धंधा है। नरेंद्र मोदी चाइना को मना नहीं करेंगे, लेकिन चाइना से भारत के फायदे के लिए हर चीज निचड़वा लेंगे। और हर चीज में बहुत सारी चीजें होती हैं, हर चीज में केवल व्यापारी नहीं होता है, निचोड़ने में बहुत सारी चीजें होती है, जमीन होती है, जर जोरू जमीन सभी होती है। तो क्या क्या निचोड़ेंगे वो? क्योंकि प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, चीन का माल बन चुका है या बन रहा है। चीन में इंटरनल खपत नहीं है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग नहीं जानते कि चीन का माल सस्ता इसलिए होता है क्योंकि चीन में लेबर लॉ नहीं है, चीन में बंधुआ मजदूरी है। बंधुआ मजदूरी के कारण चीन का जो मिडिल क्लास भी जो है ना, जिसको मिडिल क्लास बोलना ही गलती है, वो भी बहुत सारी चीजें वो अफोर्ड नहीं कर सकता जो भारत का लोअर क्लास अफोर्ड कर लेता है। चीन में केवल सुपर रिच लोग हैं, और सुपर रिच लोग वो हैं जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर काम करते हैं। जो चाइनीज सीसीपी के अगेंस्ट काम करता है या बयान देता है, चाहे वो कितना बड़ा भी धन्ना सेठ हो, वो रातों रात गायब हो जाता है, जैसे जी जैकमा।
और उन लोगों की कोई रिपोर्टिंग नहीं जी होती है। बिल्कुल नहीं। तो और आप एक बात याद रखिए, ट्रंप और मोदी ये दो लोग ऐसे हैं, अगर आप इनका चरित्र समझने की कोशिश करेंगे, आप इन लोगों को तब से समझने की कोशिश कीजिए जब ये राजनीति में कुछ नहीं थे। नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर नहीं थे, ट्रंप रेस में नहीं थे। तब आप समझने की अगर कोशिश करेंगे तो आपको एक बात और दिखाई देगी इनके चरित्र में, ये अपने खुद को धोखा देने वालों को कभी नहीं भूलते और बहुत संयम से काम लेते। नरेंद्र मोदी के संयम की तो तारीफ करनी चाहिए, दुनिया उनको बिजनेस स्कूल में पढ़ाएगी उनके संयम को, लेकिन संयम से काम लेने वाली है। अब आपको संयम कहाँ आता है? 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। जितने सोशल मीडिया पे लोग हैं सब लोग खड़े हो गए, जी इस पत्रकार को जेल में भेजो, उस नेता को जेल में भेजो, इस पत्रकार को जेल में भेजो, बरखा दत्त को अरेस्ट करो, ये करो। नरेंद्र मोदी ने कुछ करा पत्रकारों का? कुछ नहीं करा, लेकिन पब्लिक के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन स्थापित कर लिया। नतीजा क्या हुआ? आज ये पत्रकारों की कोई औकात रह गई है? यूट्यूब चला रहे हैं, खेत में बैठ के हकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। 5 स्टार तो निकल गया। जो पत्रकार सिंगल मॉल्ट की 4-4, 10-10 बोतलें प्रधानमंत्री के हवाई जहाज में रख के ड्यूटी फ्री, पैसे फ्री में लेके आते थे मनमोहन सिंह के टाइम में, आज उनके पास कॉफी पीने के पैसे नहीं है, दारू तो दूर की बात रही। उस समय 18-18, 20-20 हजार की बोतलें आती थी सिंगल मॉल्ट की। बिल्कुल। आज वो दिन गए उनके। ट्रंप ने पहले टर्म में सीधे पत्रकारों को हिट करा क्योंकि वो राजनीति में नहीं थे, तो उनको उनका कीमत चुकानी पड़ी। नरेंद्र मोदी ने कभी डायरेक्ट हिट नहीं करा और ये दोनों कभी नहीं भूलते। तो ट्रंप कैसे भूल जाए चाइना को, जिसने कोविड कर ही इसीलिए था क्योंकि केवल देखिए, मैंने जिस दिन कोविड के 140 केस थे भारत में 17 मार्च, उस दिन मैंने एक ब्लॉग लिखा था जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी है और मेरे ब्लॉग साइट पे भी है। मैंने जब 140 लोग थे तब मैंने लिखा था ये बायो वेपन है, ये कोई पेंडेमिक नहीं है। और इस बायो वेपन के दो ही निशाने हैं, ट्रंप को प्रेसिडेंसी से हटाना और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाना। क्योंकि चाइना को ये दो ही चीज खटक रही है। अब आप कहेंगे चाइना को क्यों खटक रही है? भाई ठीक है, ट्रंप को हटा रहा है, मोदी को क्यों नहीं? भाई साहब भूल गए आप, 2008 में राहुल गांधी ने चाइना के साथ एग्रीमेंट एमओयू साइन करा था। अब एमओयू में ये तो नहीं लिखा होगा राहुल गांधी की कि मैं पजामा पहनूंगा तो चाइना से मंगाऊंगा, मैं शर्ट पहनूंगा तो चाइना से मंगाऊंगा, मेरे घर में वॉशिंग मशीन आएगी जो चाइना। उसने क्या करा होगा? चाइना के अगर चरित्र को आप समझे तो उस एमओयू में ये होगा, दो चीजें होंगी। पहली, भारत का बाजार पूर्ण रूप से बिना टैरिफ के चाइना के लिए खोलना, हर चीज, यानी हमारी टोटल डिपेंडेंसी चाइना पे। दूसरा, मतलब भारत चाइना के लिए व्यापार है, चाइना के लिए भारत बाजार है। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट सियाचिन जो हिमालयन रेंज है वो चाइना को हैंडओवर करना। मैं आप ही के वीडियो में पहले समझा चुका हूं कि चाइना सियाचिन से लेकर अरुणाचल तक क्यों चाहता है। क्या वहां सोना उगता है या सेब के खेत हैं या बादाम के खेत हैं? पानी, वाटर, जल, फ्रेश वाटर। क्योंकि जिस खित्ते में दुनिया के 70% पॉपुलेशन रहती है उसका पानी केवल यही ग्लेशियर से आता है। अगर आपने फ्रेश वाटर का कंट्रोल चाइना के हाथ में छोड़ दिया तो आप एक एक बूंद के लिए तरस जाएंगे। चाइना केवल व्यापार समझता है और व्यापार गलत हिस्सों से, मोनोपोलिटिक व्यापार समझता है। तो वही है कि अगर आप चरित्र को किसी इंसान के समझ लिया तो आपको प्रेडिक्शन में कभी गलती नहीं होगी। मैं कोई बहुत बड़ा तोपची नहीं हूं, मैं कोई एनालिस्ट नहीं हूं, ना मेरा कोई राजनीतिक किसी से भी
मतलब मैं अपने ठीक है। अपने घर के बाजू वाले कॉपरेटर को तो छोड़ो, आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट कौन है ये मैं उन तक को नहीं जानता, और वो मेरे घर में बिल्कुल। मेरे को कोई नहीं जानता मेरे एरिया में। वो उसका कारण है, मैं आराम से निकलता हूँ, कोई नहीं पहचानता मुझे। उसका एक कारण है कि मेरे को किसी से कोई समझने, मैं अपनी समझ इस्तेमाल करना चाहता हूँ, और मैं बेसिक फंडामेंटल पे जब काम करता हूँ, जब उसको स्टडी करता हूँ, तो मेरे सामने वर्तमान और भविष्य की तस्वीर साफ हो जाती है। बिल्कुल ठीक बात है, और बेसिक प्रिंसिपल्स पे जब काम होता है तो इसी तरीके से विचारों में भी एकरूपता होती है, समझ में भी एकरूपता होती है, वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। गौरव जी, मैंने जैसे कहा कि आज एक और मुद्दा भी है, उसकी शुरुआत करते हुए 9/26/11 मुंबई अटैक, एक वीडियो से शुरुआत करूंगा, 2 ही आपको वीडियो दिखाऊंगा बारी-बारी से, एक कांग्रेस की तरफ से और एक जिसका आपने खुद ही जिक्र किया 2011 में प्रधानमंत्री आज के और तब के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का। कांग्रेस बहुत डरी हुई है, जबकि ये हकीकत है कि अमेरिका से राणा का जो प्रत्यर्पण हुआ है, उसकी अनिवार्य शर्त है कि उसको कैपिटल पनिशमेंट यानी फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। ये सच है, वो जिंदा रहेगा। अमेरिका जब मांगेगा तो हमें वापस भी करना पड़ेगा। फिर भी कांग्रेस इतनी कांपी क्यों हुई है? मैं एक वीडियो और दूसरा वीडियो दोनों आपको एक साथ दिखाऊंगा, दर्शक भी देखें, और उसके बाद मैं जानना चाहूंगा कि ये सीक्वेंस क्या है, राणा के भारत आने से क्यों खलबली मची है कांग्रेस में। Nowhere in this book or nowhere in Mr. Mushrif's book you will see the involvement of the Pakistani terrorist in 26/11. कार्रवाई निश्चित तौर पे अशोक सिंघल के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये वो मानसिकता है जिस मानसिकता से ये सारे लोग ग्रस्त हैं। हिंसा इनका चरित्र है, हिंसा इनका व्यवहार है और नफरत इनकी स्ट्रेटेजी है। Their RSS activists with their connivance, I am again repeating, with their connivance and support are participating in acts of terror. सवाल खड़ा करना चाहता हूं, क्या 9/11 के दोषियों का केस हिंदुस्तान की कोर्ट में चल सकता है? क्या अमेरिका इसके लिए हमें परमिशन देगा? क्या भारत की न्यायपालिका अमेरिका के 9/11 के घटना के लिए कोई निर्णय फैसला कर सकते हैं? एक बहुत बड़ा वैश्विक स्तर पर यह सवाल खड़ा हुआ। मैं आशा करूंगा कि भारत सरकार तत्काल इस विषय में अपनी प्रतिक्रिया दे, भारत सरकार अमेरिका के खिलाफ अपनी आवाज उठाए, और अमेरिका का पाकिस्तान तरफी जो रवैया है उसके सामने भारत सरकार ने अब कड़ा निर्णय करना पड़ेगा इस समय की मांग, वरना एक के बाद एक दोषी लोग अमेरिका चले जाएंगे, अमेरिका की कोर्ट में केस चलेंगे और एक के बाद तो एक तरफा निर्दोष छोड़ दिया जाएगा। गौरव जी, पहले वीडियो में भगवा आतंकवाद, जिसको गढ़ा मालेगांव में घटना के बाद, और मुंबई में इसको एक बार फिर दिग्विजय सिंह ने ये कहा। नरेंद्र मोदी वहीं 2011 में इसी तहव्वुर राणा और 26/11 के जो भी दोषी थे उनको लाने की बात कर रहे हैं। आज आ चुका है। आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले समय में जैसे जैसे एनआईए इंट्रोगेशन करेगी और यहाँ जेल में रख के इंट्रोगेशन होगा, कांग्रेस के हिस्से क्या क्या निकल के आना अभी बाकी है? कांग्रेस के और कौन कौन से पाप और कितने बड़े पाप खोलने की बारी आ गई है? और क्या अब ये समझा जाए, आपने ही कहा कि नरेंद्र मोदी के धैर्य की तारीफ करनी पड़ेगी, इस पर रिसर्च होगा। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस मुक्त का जो नारा दिया था, कांग्रेस का ये पाप अब जो खुलेगा कि सनातन और हिंदुओं के मुंह पे काले भगवा आतंकवाद की और मुंबई हमले की जो मलने की कोशिश किया था और पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया था, अब कैसे आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं? क्या आगे आने वाला समय कांग्रेस के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है? अवनीश भाई, आपने सुना होगा बैचलर इन मास कम्युनिकेशन, मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन। जो लोग ये करके आते हैं वो जर्नलिस्ट बनते हैं, बड़े बड़े टीवी में अखबारों में लिखना शुरू करते हैं और वो जर्नलिस्ट हो जाते हैं। सुना है ना? लेकिन आपने एक चीज नहीं सुनी है
कि अखबार और टीवी वाले एक और तरह का प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं मास कम्युनिकेशन से, जिनको कहा जाता है हेडलाइन राइटर। हेडलाइन राइटर वो होता है जो ऐसी हेडलाइन बनाता है सब्जेक्ट की कि इंसान प्रवोक हो जाए और उस चीज को पढ़े। ठीक, ये ट्रेंड शुरू हुआ जब से पब्लिकेशन और मीडिया प्राइवेट हाथों में जाना शुरू हो गया और चैनलों की भरमार आनी शुरू हो गई। सोना गिरने वाला है, 55-56 हजार पे पहुंच जाएगा। लॉजिक समझा दो ना। नीचे बॉडी में लिखा होगा अनुमान है क्योंकि सहालक खत्म हो गए, शादियां खत्म हो गई हैं, डिमांड कम हो गई है, तो नीचे जाएगा। अरे मूर्खों, सोना कभी शादी के वजह से इतना ज्यादा जंप करता है? इतना जंप नहीं करता है। सोना तब बढ़ता है जब दुनिया में ग्लोबली इनसिक्योरिटी होती है। इनसिक्योरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रोथ ऑफ गोल्ड। नरेंद्र मोदी कोई चीज भूलते नहीं है, मैं समझा चुका हूं। 26/11 पहला वाला वीडियो की अगर आप बात कर लें, उसको वीडियो को मैं समझा दूं। मैं जब भी, देखिए, मैंने कभी किसी से नहीं छिपाया कि दिग्विजय सिंह को व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूं। ठीक है, मैं दिग्विजय सिंह के ऑफिस में भी गया हूं, मैं दिग्विजय सिंह के घर भी गया हूं। मैं और दिग्विजय सिंह की जो वाइफ हैं उनके साथ हमने डिनर भी करा है। आज भी वो मेरे को योर हाइनेस कह के बुलाते हैं। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि दिग्विजय सिंह की दोस्ती की और या जान पहचान की वजह से मैं अपने राष्ट्र को ताक पे रख दूंगा। 5-6 साल हो गए हम नहीं मिले, और क्योंकि मेरा पॉलिटिशियन से मिलने का मेरा बिल्कुल मन नहीं करता, मैं किसी से नहीं मिलता हूं। और अगर मिलता हूं तो राजनीति की कभी बात नहीं होती, ये बात पक्की है। राष्ट्र के लिए हम क्या कर सकते हैं उसकी बात होती है। अब आते हैं दिग्विजय सिंह पे। दिग्विजय सिंह का जो आपने वीडियो दिखाया, दिग्विजय सिंह किस किताब की बात कर रहे हैं? दिग्विजय सिंह किताब की बात कर रहे हैं आरएसएस की साजिश। राष्ट्रीय ठीक है, सहारा जो का यही लखनऊ बेस एक जर्नलिस्ट बर्नी ने लिखा था। ठीक है, ये 26/11 पे लिखी हुई किताब है। लोग एक बात समझ रहे, और एक चीज और वो पहले बोल दूं, जो बेसिक चरित्र के हिसाब से दिग्विजय सिंह एक बहुत ईमानदार सनातनी हिंदू देशभक्त इंसान का नाम है। ये चरित्र है। काम करने के तरीके अलग हो सकते हैं। अगर वो आरएसएस की साजिश बुक लॉन्च जो थी, फेमस बुक लॉन्च, और इतने सालों से जब भी 26/11 आता है कम से कम 1,00,000-2 लाख सोशल मीडिया के जो ट्विटर पे बैठे हुए हैं लोग हैं, वो दिग्विजय सिंह की वो फोटो जरूर शेयर करते हैं जिस आरएसएस की साजिश की बुक लॉन्च की, जो 26/11 पे है। अब आपको मैं एक टास्क दे रहा हूं, अवनीश भाई मेरा साथ दीजिए। अगर उस बुक लॉन्च में दिग्विजय सिंह ना होते और वो फोटो बुक लॉन्च की उस वक्त आई होती जब बुक लॉन्च हुई थी, क्या इतने पिछले 11, 15, 20 साल से वो हर साल वो फोटो सर्कुलेट होती? क्या हर साल लोगों को रिमाइंड कराना पॉसिबल होता कि 26/11 में कांग्रेस सरकार इन्वॉल्व है? या कांग्रेस सरकार ने ये वक्तव्य दिया था 26/11 में आरएसएस और हिंदुओं के बारे में और हिंदू टेरर के बारे में? नहीं होता ना। अगर दिग्विजय सिंह ये नहीं होता, योगदान मैं मानता हूं, ये समझ में भी आ रहा है। मेरा तो इशारा दिग्विजय की तरफ नहीं, मेरा इशारा कांग्रेस एज ए पार्टी की तरफ है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए।
तो आपने एक फोटो खिंचवा के कांग्रेस को हमेशा हमेशा के लिए उस कटघरे में खड़ा कर दिया कि जब भी 26/11 आती है और हम अपना नमन करते हैं वीरों को, हम दिग्विजय सिंह की फोटो दिखा के दुनिया को फिर से ये बताते हैं कि कांग्रेस का इसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट था और दिग्विजय सिंह कांग्रेस के नुमाइंदे थे और दिग्विजय सिंह का यह योगदान कम नहीं है, बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने एक ऐसी तस्वीर खिंचवा दी जिससे हर साल 26/11 पे कांग्रेस को लोग याद कर लेते हैं। अब रहा सवाल कांग्रेस के इन्वॉल्वमेंट का। ट्विटर के दिनों में जब मैं ट्विटर पे था और मैं एक्टिवली लिखता था, मेरे अकाउंट बैन होने से पहले मैंने 26/11 पे पूरी सीरीज लिखी है। मैंने ये लिखा है कि पैसे कहां से आए थे, आतंकवादी कहां से आए थे, कांग्रेस का क्या इन्वॉल्वमेंट है। क्या 26/11 के लिए आतंकवादी, देखिए पहली चीज आपके दर्शकों को समझा दें, आतंकवादी और सोल्जर में क्या फर्क होता है, फौजी सोल्जर और आतंकवाद में क्या फर्क होता है। दो चीजों, बस दो ही फर्क होते हैं। पहला, आतंकवादी हमेशा एक टास्क के लिए ट्रेन करा जाता है, जीवन में युद्ध करने के लिए ट्रेन नहीं किया जाता, एक टास्क के लिए। दूसरा, आतंकवादी को केवल टिकट दबाना आता है, जिसको मैं बोलता हूं कैंसल ऑफ शॉट। वो जो स्किल है वो केवल फौजियों को आती है कि कब हमें टिगर पे से उंगली हटानी है। ठीक है। अब आपने कसब और टीम को तैयार करा था नरेंद्र मोदी को उड़ाने के लिए। बॉम्बे में के लिए था। बॉम्बे में अगर आप थोड़ा रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा, एक व्यापारियों का सम्मेलन था जिसमें नरेंद्र मोदी को आना था। अंतिम वक्त नरेंद्र मोदी की यात्रा कैंसिल हो गई। अब आपके पास आतंकवादी तो है जिसको आपने एक टास्क के लिए ट्रेन करा हुआ है कि उसको जाना है, घुसना है एक जगह, भीड़ में गोलियां चलानी है और जो सामने टारगेट खड़ा हुआ है उसको उड़ा देना है और वहीं से भाग लेना है। और हाथ में कलावा पहनना है, ये भी पार्ट ऑफ प्लान था कि हाथ में कलावा पहनना है ताकि अगर तुम्हें कोई शहीद करता है तो ये हिंदुओं पे पूरी बात आ जाएगी कि हिंदू नरेंद्र मोदी को मारना चाहते हैं गुजरात राइट्स के लिए। नरेंद्र मोदी नहीं है। अब टारगेट पे तो आपने पैसा खर्च कर दिया है, उसको तो आपको इस्तेमाल करना ही है। सॉरी, टारगेट कह रहा हूँ, आतंकवादी पे तो आपने पैसा खर्च कर दिया है उसकी ट्रेनिंग पे, उसको आपको इस्तेमाल करना ही है। 26/11 में जो हुआ, क्या ये उस सिनेरियो से अलग है कि आपको एक बिल्डिंग में घुसना है, ताबड़तोड़ लोगों को मारना है और जो आपका प्राइम टारगेट हो स्टेज पे उसको उड़ा देना है। 26/11 में क्या हुआ था? 26/11 में आप एक होटल में घुसते थे, होटल में घुसने के बाद आपने ताबड़तोड़ मारना शुरू करा, थोड़ा सा उसमें एडजस्टमेंट हो गया कि आप रूम में जाके लोगों को सर्च कर रहे थे और गोली मार रहे थे। क्या हो सकता है टारगेट को सर्च कर रहे हैं। तो आपने यूटिलाइजेशन कर लिया। अब नरेंद्र मोदी को उड़ाना किसके हित में था? देखिए, सोनिया गांधी के बारे में आप कुछ भी बोलिए, लेकिन एक चीज की मैं उनकी तारीफ जरूर करता हूं हमेशा, वो अपने राजनीतिक दुश्मन को बहुत जल्दी समझ लेती है। सोनिया गांधी 2002 से पहले ये समझ गई थी कि नरेंद्र मोदी लॉन्ग टर्म में कांग्रेस के लिए जहर है। तो पहले आपने जो ट्रेडिशनल टाइम टेस्टेड मेथड है दंगे का, आपने उसका इस्तेमाल करा साइड लगाने के लिए। आप नहीं लगा पाए, महादेव का आशीर्वाद था उन पे।
फिर आपने इशरत जहां वाला केस करा, फिर आपने शहाबुद्दीन वाला केस करा, फिर आपने कई केस करे, फिर आपने इस केरल के श्री कुमार को, नंबी नारायण को सेट करने के बाद, नंबी नारायण को जेल भेजने के बाद, अरेस्ट करने के बाद, क्योंकि इसरो अगर क्रायोजेनिक इंजन बना रहा तो नुकसान किसका होता था? अमेरिकन कंपनीज का। तो आपने श्री कुमार ने जब ये काम कर दिया, मैं शायद मैं ठीक बोल रहा हूँ, श्री कुमार, आपने उनको गुजरात का हेड बनाया, गुजरात का पुलिस हेड बनाया। पुलिस हेड बनने के बाद उन्होंने क्या किया? हाथ धो के नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ गए। ये पोस्टिंग एज ए रिवॉर्ड पोस्टिंग थी। 26/11 अगर आप ये बोलते हैं कि कांग्रेस इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर क्या बोलूं मैं, कांग्रेस इन्वॉल्व बिल्कुल, और है। ये साफ जाहिर हो रहा है, और अब वो एक एक चिट्ठा खुल के आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। गौरव जी, इसीलिए आपने जो अब एक खाका एक खींचा है, मुझे तो लगता अब है कि आपने तहव्वुर पे जी अब आपने जो बात बोली कि राणा को फांसी नहीं दे सकते, राणा को वापस ले सकते हैं, राणा को कभी बुला सकते हैं अमेरिका, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन राज तो उगलेगा। हमें हमें भी फांसी नहीं देनी है, हमें तो ठीक बात। आईएनए में बिठाल के वो सारी चीजें खुलवानी है, वो ऑथेंटिकेट करवाना है कि कसाब को कैसे मारा गया, Yes. वो तुकाराम ओमले को कैसे मारा गया। हमें ये हेमंत करना है करकरे कि को कैसे मारा? हेमंत, मैं जानता हूं कि बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, और इसलिए ये जो एक खाका मैंने जानबूझ के पुलिस का जो टैरिफ वार था, मुंबई उसके अलावा ये तहर्रुफ मैंने मुंबई राग ही इसीलिए छेड़ा कि दर्शकों के मुंबई सामने मैं पुलिस आपसे वादा ले सकूं कि मैं इस पर एक अलग वीडियो, क्योंकि वो सारे ट्वीट, वो सारी बातें, आज से हमारा परिचय आपसे नहीं है, न सोशल मीडिया का परिचय है, इसका इतर भी परिचय है। इसलिए दर्शक जरूर कहेंगे कि नहीं, 1.5 घंटे का वीडियो हो जाने दीजिए। नहीं साहब, आज दर्शकों के सामने मैं आपसे वादा ले रहा हूं कि तहव्वुर तो और 2611 एपिसोड पर एक अलग वीडियो। मैं जानता हूं कि ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स को आज तक दर्शकों के सामने पब्लिकली कहीं डिस्कस नहीं किया गया है, मैं वो करूंगा। जी गुरु जी। 26/11 आईएसआई और कांग्रेस दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। और फिर मैं बोल रहा हूं, कांग्रेस का अर्थ पार्टी नहीं है। कांग्रेस जब मैं बोलता हूं तो नाम है परिवार। मैंने आपको, अब आजकल के जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी बन गए हैं ट्विटर पे पिछले 2-3-4 साल से, वो उन चीज़ों को इल्म नहीं है इस चीज़ का कि पुलवामा अटैक से 7 दिन पहले पुलवामा के बारे में मैंने बोल दिया था अटैक होगा। कांग्रेस एक ही बात बोलती है ना, पुलवामा में आरडीएक्स कहाँ आया, और लोग बोलते हैं अरे हाँ मोदी जी इसका जवाब दो, आरडीएक्स कहाँ से आया। भाई साहब एक बात बताइए, 50-50 ग्राम अगर महिलाओं के पजामे में रख के आरडीएक्स में भेज रहा हूँ, आराम से तो आएगा साहब। कौन सी पुलिस सीआरपीएफ और उसके पजामे उतार के तलाशी लेगी? ठीक बात। वो 6 महीने का एक्यूमुलेट करा आरडीएक्स एक एक्ट के लिए। टेररिस्ट एक्ट ऐसे थोड़ी ना होता है कि आपने आज बोला कल हो गया। राणा ने जितना काम करा इस एक्टिविटी के लिए, उसमें 1-2 साल तो लग गए। और केवल राणा नहीं, केवल कांग्रेस नहीं, महेश भट्ट को आप भूल गए क्या? नहीं भूला हूं साहब, मैंने इसीलिए कहा, मैं महेश तब भट्ट से के इसीलिए कह रहा हूं गौरव जी कि इस पर अलग से पूरा एक एपिसोड करेंगे। मैं किसी को नहीं भूल रहा हूं, और सुनिए, आपने जो फैक्ट्स बहुत पहले लिखे हुए हैं, मैं उनको भी नहीं भूल रहा हूं। इसीलिए कह रहा हूं ये बात बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए तो इसको एक आज अलग वीडियो में हम जो जरूर करेंगे। आज जो राणा के साथ हो रहा है, या देखिए, मुझको गलत मत समझिएगा कि मैं अपने आप को किसी से कंपेयर कर रहा हूँ। मैं भी बहुत सारी चीजें भूलता नहीं हूँ, मेरी भूलने की आदत नहीं है। भगवान ने मेरे को वैसे फिजिकल वीकनेस दी हो, लेकिन मेंटली मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं कोई चीज भूलता नहीं हूँ। जब ये ट्विटर के और यूट्यूब के सेलिब्रिटी पैदा नहीं हुए थे ना,
तो 26/11 काउंटरफिटेड करेंसी, बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट इत्यादियों के बारे में लिख चुका हूं, और मेरा परिचय यूट्यूबर नहीं देगा, एक ट्विटर वाला नहीं देगा। मेरा परिचय चाहिए तो ISI को पूछो, जब सालों की टांगे कांपती हैं। जब एक था वक्त, वो बिल्कुल एक वक्त बिल्कुल। वो था, हमने वो चीज छोड़ी, क्योंकि हमें जो काम था वो हमने कर दिया। अब तो पेड़ लगाने का काम था, पेड़ लग गया, पेड़ उग गया, पेड़ में फल आने लगे। अब हम लोग बुढ़े हो गए, अब हम लोग साइड में बैठते हैं, अब हम लोग आराम से सनातन पढ़ते हैं, सनातन सिखाते हैं, लोगों को परिवार जोड़ना सिखाते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। बिल्कुल गौरव जी। टैरिफ वार, भारत और उसी के साथ अमेरिका से आया हुआ कांग्रेस का काल था बुरा। इस पर आपने जो एक लंबा खाका खींचा और सारी डिटेलिंग की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, मैंने वादा ले लिया है, बहुत सारे ऐसे डॉट्स हैं 26/11, क्योंकि मेरा बर्थडे 26/11 होता है। मुझे कांग्रेस ने जो गिफ्ट दिया है मैं भी उसे कभी भूल नहीं पाता, इसलिए इस पर एक अलग चर्चा लेके आएंगे। दर्शकों, मुझे पता है कि आपके मन में अभी भी आ रहा होगा कि ये चर्चा चलती रहनी चाहिए, लेकिन अपने अपने मंच की सीमाएं हैं, इसलिए इस 55 मिनट के वीडियो को आप देखिए और बहुत जल्द, इसीलिए मैं गौरव जी से आप सबके सामने ही प्रॉमिस करा लेता हूं कि एक और डिटेल्ड वीडियो 26/11 और कांग्रेस के लिए कैसे आने वाले समय कांग्रेस मुक्त होता हुआ भारत देखेगा, नरेंद्र मोदी का ये भी प्रोजेक्ट पूरा होगा। जी, मई फर्स्ट वीक में, क्योंकि अब मैं ट्रैवल कर रहा हूं। मैं उससे पहले आपको पकड़ूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलिए हम बात करते हैं इस वीडियो को समाप्त करने के बाद। तो दर्शकों, हमें और गौरव जी दोनों को आप आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम।